बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। आज एक वफाकी वज़ीर से बात हुई और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं होगी। तो वो हंसे और कहा कि हमें तो आज बताया गया था कि मामलात तय हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो तय नहीं हुए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर आ जाएगी। वफाकी वज़ीर से शाम को जब हमारी ये बात हो रही थी तो उससे पहले पंजाब असेंबली के स्पीकर ये नवीद सुना चुके हैं कि पंजाब असेंबली जो है वो फौरी तहलील नहीं होने जा रही और जनवरी तक ये तहलील होगी, यानी उनका इशारा ये था कि तहरीके अदम एतमाद या जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उस पर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब असेंबली का इजलास 365 दिन भी चल सकता है, 100 दिन भी चल सकता है, यानी दिली दूरस्त। हम आज असल में बात ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में तमाम फरीकैन से बिगाड़ कर और ख़ुद को ची गवेरा कहने वाले इमरान खान अब यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि पहले जिन्हें वो न्यूट्रल कहते थे, जानवर कहते थे, और उससे पहले वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा करते थे, अब चलते चलते जनरल बाजवा का नाम लेते लेते अब बात एक आदमी तक पहुंची है कि एक आदमी ने हमारे साथ ये किया, एक आदमी ने हमारे साथ ये किया। और वो अपनी तकारीर में ये तक कह चुके हैं कि बहैसियत वज़ीर आज़म उनको जनरल बाजवा क्या कहते रहे बहैसियत आर्मी चीफ, और ये वो तमाम बातें सुनते रहे। हालांकि ये वही आदमी है जो नवाज़ शरीफ को ताने दिया करते थे और कहते थे कि अगर कारगिल महाज पर फ़ौजी जर्नल अपने तौर पर अगर मुहिम जोई करता तो मैं उसे सैक कर देता। फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ को ये ताना दिया कि अगर ISI चीफ उनसे कहता कि इस्तीफ़ा दो, अगर मुझे इस तरह कहता तो मैं उसे हटा देता। ये वो सारी बातें हैं जो हम सुनते आए हैं। बकौल उस्ताद गालिब के कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा भी खून जिगर न निकला। इमरान खान और इस मुल्क के अवाम के साथ ऐसा ही हुआ है। इमरान खान ने जितने ख्वाब दिखाए वो सबके सामने हैं, लेकिन अब जो नताइज हम देखते हैं और फिर हिसाब करते हैं तो हमें सवाए वादों के, बयानों के और शेखियों के कुछ भी हाथ नहीं आता। लेकिन इमरान खान की जो हिकमत अमलियाँ थी, जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था, हम ज़रूर ये समझ रहे थे और हम उस मोमिन की तरह थे जो हर बार एक ही सुराग से डसे जाते थे। हम समझते थे कि शायद इमरान खान इस मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आएगा, पंजाब पूरा उनकी काल पर इकट्ठा हो जाएगा, GHQ का घेराव होगा और इस मुल्क में इस बात का तयन होगा कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी चलेगी तो सिर्फ़ आइन की चलेगी, अवाम की चलेगी। लेकिन इमरान खान तो सिर्फ़ उस एक आदमी के ऊपर ही अभी तक तकिया किए बैठे हैं। एक कमज़ोर जो है वो शख्स की तरह अब ताने देने पर उतर आए हैं। उनकी कमज़ोरी क्यों हुई, किस तरह हुई, क्या उनकी जमात का इसमें कसूर है या उनकी जो तबीयत है जो पूरी जमात पर हावी है और एक फाशिस्ट किस्म की जो उनका मिजाज है, यही सबब है कि शायद तंजीम की, अपनी जमात की वो बात नहीं सुनते। और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि आज इमरान खान अपनी एक टांग पर प्लास्टर चढ़वा कर सिर्फ वीडियो लिंक के ज़रिए अपने लोगों से मुखातिब हैं। ऐसा हुआ क्यों? हिकमत अमली की जो बात है वो ये है कि पहली बात तो एक जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में इससे पहले भी सियासतदान हैं, वो भी हुकूमतें करते रहे हैं। इमरान खान 2011 के बाद हमने देखा कि एक नया रुझान जो था वो सामने आया, लेकिन फिर 2013 में इस्टेब्लिशमेंट के सारे प्लान नवाज़ शरीफ ने नाकाम बनाए और वो इक़्तिदार में आ गए। लेकिन इसके बाद 2014 में हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एक धरना होता है। उससे पहले तारुल कादरी के साथ इस दारुल खिलाफा के ऊपर चढ़ाई होती है।
आपारा में पड़ाव किया जाता है। उसके बाद इमरान खान कंटेनर पर ऐलान करते हैं कि अब हम पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। ये वो उस वक्त की बात है जब मीडिया इस्टेब्लिशमेंट सभी इमरान खान के साथ खड़े थे, पैसों की बोरियां थी और लोग थे, और एक नया रुझान था पाकिस्तान की सियासत में। और उस मीडिया ने, इस मुल्क के मीडिया ने लोगों को समझाया, लोगों को बताया, लोगों को ये तासर दिया कि एक ऐसा निजात दहिंदा आपके लिए खड़ा है, अगर आप उसे वोट दें तो वो इस मुल्क की काया पलट देगा। 2014 के धरने में यहाँ तक बात हुई, मुझे याद है कि एक बड़ा अरसा पहले मैंने अपने प्रोग्राम में इस पर तज़किरा किया था, लेकिन आज उसका तज़किरा इसलिए ज़रूरी है कि जो हिकमत अमली सियासी लीडरशिप बनाती हैं इमरान खान में और उनमें क्या फ़र्क है। पहले नवाज़ शरीफ का तज़किरा करते हैं, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तज़किरा करते हैं, जो नवाज़ शरीफ के साथ ये वाक़या पेश आया उससे बहुत पहले का है। हुआ ये था कि 2014 का ये धरना पार्लियामेंट हाउस के सामने लगा हुआ था। जनरल राहल शरीफ और उस वक्त के ISI चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम GHQ से निकले और ये तय करके निकले कि हम वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं और उससे इस्तीफ़ा तलब करेंगे। ये बात IB के ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ को पता चली, लेकिन ये दोनों साहिबान जब GHQ से निकले तो मीडिया को ये ख़बर जारी कर दी गई कि नवाज़ शरीफ से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। यानी प्लान तय था, जाना था और उन्हें कहना था कि भाई इस्तीफ़ा पकड़ा और चलते बनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब मियाँ नवाज़ शरीफ को इस सारी सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने जहन अपना बना लिया। जैसे ही वज़ीर आज़म को बताया गया कि दोनों जनरल साहिबान आ गए हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो अपने दफ्तर में मौजूद थे अपनी नशस्त से उठे और दरवाज़े पर दोनों जर्नलों का वेलकम किया और उन्हें कहा, जनरल राहल शरीफ को कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। होता ये है कि बातचीत चलना शुरू हो जाती है। नवाज़ शरीफ उन्हें कहते हैं, जनरल राहल शरीफ को, कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मैं अपना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, आप जाएं और इमरान खान से बात करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। असल में हुआ ये था कि नवाज़ शरीफ ने उस वक्त उनको इंगेज किया और टाइम गेन करना चाहते थे। दोनों जनरल साहिबान खुश हुए, वो समझे कि अपने प्लान में वो कामयाब हो चुके हैं, वो गए हैं वापस। और शाम को फिर हमने देखा कि जिस तरह विक्ट्री लहरा कर ताहिरुल कादरी और इमरान खान GHQ गए थे, वहाँ क्या हुआ था ये फिर एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ ने फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी की मुशावरत से, हिमायत से पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन तलब किया और ये जॉइंट सेशन तकरीबन 2 हफ्ते चलता रहा और जो प्लान था वो नाकाम हो गया और इमरान खान जो है वो अपनी हिकमत अमली, क्योंकि वो दूसरों के कंधे पर थे, इसलिए नाकाम हो गए। अब चलते हैं और पीछे। जब पहली हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी 88 में आई, तो एक ही साल के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। उन दिनों सदर जो होता था वो स्याह व सफ़ेद का मालिक होता था, 58(2) भी उसके पास होती थी, लेकिन वो एक आइनी तरीके से उन्होंने प्लान ये किया था कि निकाल दिया जाए वज़ीर आज़म को। फिर होता ये है कि उस वक्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये कोशिश थी और ख्वाहिश थी, वो चाहती थी कि वो जाएं अवाम में और नया मैंडेट लेकर वापस आएं और वो इस अमल से पहले सदर को कहें कि वो असेंबली तोड़ दें। वाक़फ़ान हाल हैं, वो बताते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी का कहना था और उनका ये ज़ोर था, उनकी ये ज़िद थी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हमें इस तरीके से निकालना चाहती है तो ये हुकूमत भी हमारे पास है, इसी हुकूमत के पैसे इस्तेमाल करें, लोगों को ख़रीदें और हम अपनी हुकूमत को बचाएं। मोहतरमा बहरहाल 3 दिन तक कोशिश करती रही, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसकी पार्लिमानी जमात पर आसिफ अली ज़रदारी की राय जो है वो
लॉजिकली हावी थी और उसके नतीजे में हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इस्टेब्लिशमेंट और सदर इसहाक़ खान को बुरी शिकस्त हुई। होता यह है कि सियासत बुनियादी तौर पर मुमकिनात का खेल होता है, आप किस तरह उसमें अपना हिस्सा निकालते हैं। एक प्रोफेशनल सियासतदान जो है वो यही करता है। पाकिस्तान कोई क्यूबा नहीं, ना ही ये किसी गोरिल्ला जंग के नतीजे में वजूद में आया था। सभी जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया खाली हो चुका, उसका जो सूरज था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कभी गुरूब ही नहीं होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुव्वत टूटने लगी और उसे जब बरे सगीर छोड़ना पड़ा तो उसे इस तरह का सेटअप बनाना था और वो जो सेटअप बना उसमें भी जो पाकिस्तान था वो 25 साल के बाद टूट गया। बाकी ये जो पाकिस्तान बना वो आप और हमारे सामने है। लेकिन इस तमाम सूरताल के अंदर जितने भी जो सियासतदान आए हैं प्रोफेशनल, उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ सियासत की, लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे काम किए। उन्होंने सियासत को मुमकिनात का खेल समझने के बजाय पाकिस्तान के अंदर, हालांकि उन्हें अब पता लगा है कि ये जो तमाम इक़्तिदार है उसके स्याह और सफ़ेद की मालिक तो इस्टेब्लिशमेंट है। वो अगर नाराज़ हो जाए तो परवेज़ इलाही जैसा आदमी भी उनके कहने पर, उनकी जमात की हिमायत पर जो चीफ़ मिनिस्टर है वो असेंबली नहीं तोड़ता। तो अब इस बात उसे समझ आई है। लेकिन इस तमाम सूरताल के अंदर हम देखते हैं कि वो कभी कभी आलिम दीन बन जाता है, कभी जो है वो मोटिवेटर बनता है, लोगों को बताता है कि रियासत मदीना क्या होती है, लोगों को मोटिवेशन करता है, तो लोगों को बताता है कि मुर्गियाँ ख़रीदो, अंडे बेचो, कट्टे ख़रीदो, बच्चे बेचो, दूध बेचो। वो हमें ये भी बताता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तमाम गाड़ियाँ बेचो, भैंसें बेचो, उसके बाद फिर वो सारी ख़रीदो भी सही। इक़्तिदार से लेकर इक़्तिदार से बेदखली तक जितनी भी आप चीज़ों को, उनके जो इक़दामात हैं देखेंगे तो वो एक हमें नाकाम तरीन सियासतदान नज़र आते हैं। और ऐसे कम नसीब आदमी जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत मिली, फेम मिला और वुमन कैचर, इससे भी इनकार नहीं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने बड़े ख्वाब दिखाने के बावजूद जब उसे इक़्तिदार मिला और जब इक़्तिदार से निकाला गया तो हम देखते हैं कि उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। मैं जाते जाते यहाँ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत पर इमरान खान ने जितने एहसानात किए हैं वो शायद इस्टेब्लिशमेंट ने भी नहीं किए। इसलिए कि अगर इमरान खान अप्रैल से लेकर इस दिसंबर तक खामोश बैठा रहता और ख़ामोशी से जाकर अपनी तंजीम साजी करता, चारों सूबों के अंदर तकारीर करता, अपनी जमात को मजबूत बनाता, तो 6 माह के अंदर ये सारा निज़ाम दड़न तख्ता हो जाना था। क्योंकि इमरान खान ने मीडिया को इंगेज रखने के लिए ये सारे काम किए और उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने सारे काम किए, और उसके नतीजे में जो हुकूमत की नाअहलियाँ थी वो सारी इस जो है तूफ़ान में जो है वो गुम हो गई हैं। और अब हम देखते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है उसमें एक तरफ इमरान खान तो नाकाम हो चुका, लेकिन इस हुकूमत ने भी कोई अच्छे गोल नहीं खिलाए। हुकूमत को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसका मुखालिफ एक ऐसा लीडर है जिसे न हिकमत अमली बनानी आती है और न ही वो किसी की सुनता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।